Hello everyone, my name is Dr. Ashutosh Anand, Assistant Professor, IMT University, Ganganagar, Meerut. This is my first video lecture from Human Rights Laws. Chapter name is Exploring the Essence and Scope of Human Rights, Understanding the Concept, Variants and Jurisdiction. This is our first page of this PPT and it shows you content of this chapter. Our first content is what are human rights? मानव अधिकार क्या होते हैं? नेक्स्ट हेडिंग इज मीनिंग ऑफ द टर्म ह्यूमन राइट्स. मानव अधिकार से आपका क्या तात्पर्य है? नेक्स्ट हेडिंग इज ह्यूमन राइट्स बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वार. तो हमारे वर्ल्ड में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उससे पहले जो हमारे ह्यूमन राइट्स थी उनकी क्या पोजीशन थी. वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेटस ऑफ that time human rights. Next human rights before the United Nations. Next heading is the object of human rights and domestic jurisdiction and different names of human rights. Why human rights are called natural rights etc. ये सारे नाम हम बाद में चैप्टर के दौरान में समझेंगे कि इनको इन विभिन्न नामों से क्यों जाना जाता है. Is human right a legal right? It is most important heading because it brings very much change in our rights, in our human rights. Next is definition of human right and status of the right of property. Afterwards our last heading is basic फीचर ऑफ द ह्यूमन राइट्स. कि हमारी ये जो बेसिक फीचर्स है, हम बेसिक फीचर पर इसलिए ज़्यादा गौर नहीं करेंगे क्योंकि जैसे आपका लेक्चर कवर होगा बेसिक फीचर्स आपको साथ के साथ ही बता दी जाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. व्हाट आर ह्यूमन राइट्स? मानव अधिकार किसे कहते हैं? मानव अधिकार क्या होते हैं? ह्यूमन राइट्स आर दोज राइट्स. मानव अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है विच आर इनहेरेंट इन अवर नेचर, जो ऑलरेडी हमारी प्रकृति ने हमको प्रदत्त किए हैं एंड विदाउट विच वी कांट लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, और जिनके बिना हम एक मानव प्राणी के रूप में सर्वाइव नहीं कर सकते या जीवित नहीं रह सकते. दीज राइट्स आर पजेस्ड बाई एवरी ह्यूमन बीइंग. और ये जो अधिकार होते हैं मानव अधिकार, ये हर एक व्यक्ति के द्वारा पजेस्ट किए जाते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेशनैलिटी, रेस, रिलीजन, सेक्स एटसेट्रा, just because we are a human being. Next, human rights and fundamental freedoms. यहाँ पर ध्यान देना होगा, यहाँ पर दो कंसेप्ट यूज की गई हैं, ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल फ्रीडम, बिकॉज बोथ कंसेप्ट अलाउ अस टू फुल्ली डेवलप. ये दोनों ही कंसेप्ट हमें क्या करती हैं, हम अपना पूरी तरीके से विकास कर सकें एंड यूज अवर ह्यूमन क्वालिटीज, अवर टैलेंट्स, अवर इंटेलिजेंस एंड अवर कंसाइंस एंड टू सेटिस्फाई अवर फिजिकल नीड, इकोनॉमिक नीड एंड स्पिरिचुअल नीड एटसेट्रा. So they all are based on mankind's increased demand for a life. और increased demand की वजह से क्या होता है, then it brings the dignity and dignity wants protection. Since human rights are not created by any legislation, चूँकि जो हमारे मानव अधिकार होते हैं वो किसी भी लेजिस्लेशन के द्वारा तैयार नहीं किए जाते, क्योंकि ये मैन मेड अधिकार नहीं है. These are not man-made rights. Human rights चूँकि man-made नहीं है, then they resemble very much the natural rights and they can't be subjected to the process of amendment. इसीलिए उनमें आप कोई परिवर्तन भी नहीं ला सकते हैं और आवश्यकता होती है कि कोई ना कोई ऐसी सिविलाइज सोसाइटी हो, कंट्री हो जो इनको रिकॉग्नाइज करे, मान्यता प्रदान करे. Therefore, member of UN have committed themselves. इसीलिए जो UN के मेंबर्स हैं उन्होंने अपने आप से यह वादा किया है कि हम जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं उन ह्यूमन राइट्स के लिए हम प्रोटेक्शन प्रदान करेंगे, हम उनको प्रमोट करेंगे, प्रमोट रेस्पेक्ट फॉर एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम. Next heading is meaning of the term human right. President Roosevelt for the first time
जो हमारे प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, उन्होंने पहली बार 1941 में जो ह्यूमन राइट टर्मिनोलॉजी थी उसको यूज़ तो किया था, लेकिन एक नए फॉर्म में, एक नए तरीके से यूज़ किया था, क्योंकि पहले इस कंसेप्ट को हम किस क्लासिकल फ्रेज के रूप में जानते थे, और क्लासिकल फ्रेज में यह क्या कहलाती थी, द राइट्स ऑफ मैन। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो अधिकार दिए गए थे ये मानव को दिए गए थे, ये राइट मैन वर्ड के लिए दिए गए थे, और चूंकि मैन वर्ड के लिए जब ये राइट दिए गए थे, देन ह्यूमन राइट्स आर दोज राइट विच बिलोंग टू एन इंडिविजुअल, और इसी के का परिणाम क्या हुआ कि ये राइट पूरी तरीके से इंडिविजुअल से संबंधित हो गए। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि मानव अधिकार किससे संबंधित है, क्या एक पर्सन से संबंधित है, क्या एक इंडिविजुअल से संबंधित है, या एक कलेक्टिव पर्सन से रिलेटेड है, या एक सोसाइटी से संबंधित है, या ये किसी ग्रुप से संबंधित है। इसीलिए यहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट हो गया है। लेकिन इन्होंने क्या बताया है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ह्यूमन राइट्स आर दोज राइट विच बिलोंग टू एन इंडिविजुअल एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज बीइंग ह्यूमन। तो चूंकि वह हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति सबसे पहले एक मानव प्राणी होता है, तो मानव अधिकार जो हैं आपके उस ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होते हैं, और इसीलिए दे आर बेस्ड ऑन एलिमेंट्री ह्यूमन नीड्स, और वे उसकी जो एलिमेंट्री जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उनसे संबंधित होते हैं। इट इज़ टू बी नोटेड दैट ह्यूमन बीइंग्स आर रेशनल बीइंग। अब यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका रेशनल बीइंग। रेशनल बीइंग, अभी तक हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे थे, अब इन्होंने ह्यूमन बीइंग को किस में कन्वर्ट कर दिया है, ह्यूमन बीइंग इज अ रेशनल बीइंग। अब इसका क्या तात्पर्य हो गया जब उसने रेशनल ले आए, क्योंकि रेशनल बीइंग का तो सीधे सीधे मतलब हो जाता है तर्क संगत प्राणी, जो हर बात पर तर्क को लेकर आएगा या अपना तर्क प्रस्तुत करेगा। और जब ऐसा व्यक्ति अपना तर्क प्रस्तुत करेगा तो जाहिर सी बात है उसकी वजह से कोई डिस्प्यूट अराइज होगा। इसीलिए अकॉर्डिंग टू द फिलोसफिकल कॉमन प्लेस एरिस्टोटल डिफाइन ह्यूमन बीइंग एज रेशनल एनिमल। तो जो हमारे सबसे बड़े दार्शनिक हुए हैं अरस्तु, उन्होंने इसको क्या कहा है कि जो मानव अधिकार होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग है, वो एक तर्कसंगत प्राणी है और आप उसके तर्कों से बिल्कुल नहीं बच सकते। क्यों? क्योंकि उसके तर्क की वजह से बहुत सारी विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। क्यों उत्पन्न हो जाते हैं? क्योंकि जो रेशनैलिटी होती है, रेशनैलिटी की वजह से समस्याएं भी पैदा होती है और समाधान भी निकलते हैं। इसीलिए रेशनैलिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर सोल्विंग all kinds of problems and in its most common sense rationality is the quality of being guided by reason। और ये क्या कहती है कि जो ह्यूमन बीइंग है उसने अपना तर्क किसके द्वारा प्रस्तुत किया है, being guided by a reason। उसके पास एक तर्क है जिस आधार पर वह अपनी बात को प्रस्तुत कर रहा है और big reasonable, और वह जो तर्क उसने प्रस्तुत किया है वो एक युक्तियुक्त तर्क है और आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हो। The most influential distinction is between theoretical and practical rationality। इसलिए जो ह्यूमन बीइंग का जो कैरेक्टर है वो आपका theoretical rationality में और practical rationality में डिवाइड हो जाता है। जब हम theoretical rationality की बात करते हैं then it concerns the reality, the rationality of belief, और यह सीधे सीधे बिलीफ को लेकर आ जाती है, अर्थात यह नेचुरल लॉ को लेकर आ जाती है कि कुछ ना कुछ पावर ऐसी एग्जिस्ट करती हैं जिनसे हमारे यह थ्योरी या हमारी कोई भी सिद्धांत जनरेट होता है या उत्पन्न होता है। रेशनल बिलीफ आर बेस्ड ऑन एविडेंस दैट सपोर्ट देम, और उसके लिए एक तर्क संगत व्यक्ति क्या कहता है, एक एविडेंस के द्वारा उस सपोर्ट को चाहता है या प्रस्तुत करना चाहता है। नेक्स्ट आपका आता है द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। प्रैक्टिकल रेशनैलिटी, जब हम प्रैक्टिकल रेशनैलिटी की बात करते हैं ऑन द सेकंड हैंड, प्रैक्टिकल रेशनैलिटी इट पर्टेन्स प्राइमरीली टू एक्शन। ये डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग के एक्शन को डिनोट करती है, और एक्शन को जब यह डिनोट करती है तो इसमें किसी भी ह्यूमन बीइंग के एक्शन को हम फाइंड आउट करते हैं, अर्थात उसका मेंटल स्टेटस कैसा था, उसने ये डिसीजन क्यों लिया, उसके द्वारा उसकी इंटेंशन क्या रही है। और इसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी जो कम्युनिटी होती है या कोई भी सोसाइटी होती है वो
इररिलेवेंट फैक्ट को एक्सेप्ट कर लेती है और रिलेवेंट फैक्ट को डिनाई कर देती है, जिसकी वजह से इन दोनों रेशनैलिटी को लेकर एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाती है, विवाद उत्पन्न होता है। और तब हम थर्ड रेशनैलिटी की बात करते हैं जो ह्यूमन बीइंग के लिए डिमांड करता है अनदर डिस्टिंक्शन इज बिटवीन आइडियल रेशनैलिटी, कि फिर आइडियल रेशनैलिटी क्या हो, क्योंकि हम तो ह्यूमन बीइंग के नेचर की बात कर रहे हैं और ह्यूमन बीइंग के नेचर होने की वजह से उसको मानव अधिकार मिले हुए हैं। तो इसमें कहा गया है विच डिमांड्स दैट रेशनल एजेंट्स ओबे ऑल द लॉज एंड इम्प्लीकेशन ऑफ लॉजिक, कि जो रेशनल पर्सन होता है वह एक पॉजिटिव लॉ के अंतर्गत जो कानून बनाया गया है, जो लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया है, वह उसका पूर्णतः पालन करेगा और उसमें से किसी भी कानून को नहीं तोड़ेगा। और साथ ही साथ अपने इम्प्लीकेशन ऑफ लॉजिक एंड बाउंडेड रेशनैलिटी विच टेक्स द अकाउंट दिस इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। जबकि बाउंडेड रेशनैलिटी क्या कहती है कि अगर आप किसी प्राणी को लीगल फ्रेमवर्क में बांध भी देते हो तो भी वह क्या करेगा, कभी ना कभी उसको तोड़ देगा, क्योंकि ह्यूमन माइंड जो होता है वो लिमिटेड होता है और वो इतना कंटिन्यूसली उसको एज अ रोबोटिक पर्सन उसको कैरी नहीं कर सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है व्हाट मेक्स अ ह्यूमन बीइंग अ रेशनल बीइंग, कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एक मनुष्य को रेशनल बीइंग बनाती हैं। अ रेशनल ह्यूमन बीइंग इज वन हु डजंट एक्ट ऑन आउटबर्स्ट ऑफ देयर ओन इमोशंस। तो जो रेशनल बीइंग होता है वह कभी भी अपनी भावनाओं से चलित नहीं होता है, बल्कि वह किसके अनुसार चलित होता है, जो भी कानून बना दिया गया है उन कानूनों के अनुसार कार्य करता है। इसीलिए आपका जो ह्यूमन राइट्स होता है, हमको ह्यूमन राइट्स को ट्रेडिशनल फॉर्म में पढ़ना होगा और ट्रेडिशनल फॉर्म के साथ साथ इसको मॉडर्न कंसेप्ट के अनुसार पढ़ना होगा, क्योंकि ह्यूमन राइट्स की चूँकि फीलिंग्स के अनुसार ही चलती हुई परिपाटी आ रही थी, इसलिए इसका परिणाम निकला कि फर्स्ट वर्ल्ड वार घटित हो गया। तो इसीलिए हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन राइट्स बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। The concept of human rights in the form we understand today began to emerge in various societies and cultures long before the first world war। तो वर्तमान में जो हमारी मानव अधिकार की जो कंसेप्ट है, हम इसको ट्रेडिशनल जब फॉर्म में पढ़ते हैं तो यह हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले जितनी भी संसार में सोसाइटीज़ एग्जिस्ट करती थी उनमें यह पाई जाती है। इसीलिए उस समय पर देयर वर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, उस समय पर कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स थे जो पूरी तरीके से किससे संबंधित थे, जिनको कहा जाता था राइट ऑफ मैनकाइंड विद इंटरनेशनल लॉ गारंटेड टू इंडिविजुअल्स। तो इसीलिए जो इंडिविजुअल्स होते थे उनके राइट्स को हम राइट्स ऑफ मैनकाइंड कहते थे और उनको गारंटेड किया गया था बोथ एट होम एंड अब्रॉड एंड वेदर नेशनल्स ऑफ अ स्टेट और स्टेटलेस। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे जो कानून थे फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले, हमारे कानून डोमेस्टिक लिमिटेशन से ही संबंधित थे और इंटरनेशनल लॉ से वे केवल तभी कनेक्ट होते थे जब कोई ट्रीटी वगैरह आपस में कर ली जाती थी। It was formally recognized that a state was entitled to treat both its national and stateless person at its own direction, and the way treated them was not a matter with which international law concerned it। और इसका तात्पर्य यह निकलता है कि हर एक देश को यह अधिकार था अपनी डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत कि वह अपने सब्जेक्ट्स को जैसे चाहता है वैसे डील कर सकता है और जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहता है उसी प्रकार से वह उनके साथ में बिहेव कर सकता है। Here are some key developments and influences on human rights before the first world war। First one is ancient civilization। Idea resembling human rights can be tracked back to ancient civilizations such as Mesopotamia, Egypt, Greece एंड रोम। तो ये जो आपकी सभ्यताएं दी गई हैं एंशिएंट सिविलाइजेशन, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो या फिर इजिप्ट सिविलाइजेशन हो, ग्रीस सिविलाइजेशन हो या फिर आपकी रोम सिविलाइजेशन हो, तो ये सब हम क्या पाते हैं कि ये बेसिकली लिमिटेड टू they all are basically limited to only specific group such as citizen or free man।
तो उनके जो एक सोसाइटी का जो पर्सन था, ये केवल उन्हीं को अपना अधिकार दिया था बिकॉज दी सोसाइटी हैड कोड्स ऑफ लॉ, इथिकल प्रिंसिपल एंड फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन। तो क्योंकि यह जो सभ्यताएं थी, इनके अपने अपने ही क्या थे, अपने अपने कोड्स थे, जिसके द्वारा उन्होंने अपनी सोसाइटी के लिए कुछ नॉर्म्स बना दिए थे कि वे इनके अनुसार ही अपने आप का जीवन व्यतीत करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका रिलीजियस एंड फिलोसफिकल ट्रेडिशंस। मैनी रिलीजियस एंड फिलोसफिकल ट्रेडिशंस अराउंड द वर्ल्ड आर्टिकुलेटेड प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू ह्यूमन डिग्निटी, जस्टिस एंड मोरल इक्वालिटी। जब हम रिलीजियस ट्रेडिशन परंपराओं को देखते हैं, धार्मिक परंपराओं को, या फिर आपकी फिलोसफिकल मीन्स दार्शनिक परंपराओं को देखते हैं, तो इसमें पाया गया है कि जो कुछ सिद्धांत हैं आपके, वो किस में जुड़े हुए हैं, ये सारे सिद्धांत आपके ह्यूमन डिग्निटी से जुड़े हुए हैं, जस्टिस से जुड़े हुए हैं, न्याय से जुड़े हुए हैं, और मोरल इक्वालिटी से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रिश्चियनिटी कंसेप्ट्स सच एज द डिग्निटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स एज क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ गॉड। क्रिश्चियनिटी में हमने यह देखा है कि जो डिग्निटी का कंसेप्ट है वो किस में क्रिएट किया गया है, गॉड में किया गया है, या फिर एक गोल्डन रूल में किया गया है। नेक्स्ट आपका आता है एबोलिशनिस्ट मूवमेंट्स। इससे पहले आपके आते हैं एनलाइटमेंट थिंकर्स। एनलाइटमेंट थिंकर्स के अंतर्गत आपके क्या जाते हैं, जस्ट लाइक जॉन लॉक, जीन जैकब रूसो एंड इमैनुअल कांट आर्ग्यूड फॉर कंसेप्ट। इन सब ने क्या कहा था, जो ह्यूमन राइट्स थे उनको नेचुरल राइट्स, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एंड इनहेरेंट डिग्निटी ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, इसके आधार पर मानव अधिकार को एक्सप्लेन किया है या व्याख्यात किया है। नेक्स्ट इज रिवॉल्यूशनरी डॉक्यूमेंट्स। मानव अधिकार से संबंधित जो प्रावधान डाले गए हैं या इनके लिए बात की गई थी, तो इनसे संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं जिसमें मानव अधिकार की बात की गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले, उसमें आपका मैग्ना कार्टा आता है। मैग्ना कार्टा 1215 इन इंग्लैंड, द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776 इन द यूनाइटेड स्टेट एंड द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन ऑफ द सिटीजन 1789 इन फ्रांस। तो ये सभी क्या कर रहे थे, एक इंडिविजुअल के अधिकारों की, व्यक्तिगत अधिकारों की, और उसमें लिमिटेशन और सरकार पर, एंड सेकेंडली लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंटल पावर, सरकार की पावर को हम किस प्रकार से लिमिटेड करेंगे, सीमित करेंगे, इन दो चीज़ों को लेकर वे बार बार डिमांड कर रहे थे। और इसीलिए इन दस्तावेजों को 1215, 1776 और 1779 में लागू किया गया। दीज डॉक्यूमेंट्स इन्फ्लुएंस लेटर डिक्लेरेशन एंड ट्रीटीज ऑन ह्यूमन राइट्स। और ये जितने भी दस्तावेज थे ये बाद में किससे प्रभावित हो गए, जो टाइम टू टाइम आपके यूडीएचआर किया गया या फिर जितनी भी ट्रीटीज की गई हैं, तो इनकी वजह से इन पर थोड़ा सा इन दस्तावेजों पर प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट आपका आता है एबोलिशनिस्ट मूवमेंट। जब हम एबोलिशनिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का उन्मूलन कर लेना। अब उन्मूलन किसका करना है, जाहिर सी बात है अच्छी चीज़ों का उन्मूलन नहीं किया जाता है, खराब चीज़ों का किया जाता है। तो ये जो मूवमेंट चलाए जा रहे थे वो किसके अगेंस्ट चलाए जा रहे थे, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, कि वह व्यक्ति जो एक स्लेव था, तो स्लेव के विरुद्ध में हम क्या चला रहे थे, ये जो आपका ये हो रहा था एबोलिशनिस्ट मूवमेंट किया जा रहा था, वो स्लेव के फ्रीडम के लिए किया जा रहा था, कि ताकि जितने भी स्लेव्स हैं, दास हैं, उन शब्द को मुक्त किया जा सके। सेकंड आपका आता है अ सिमिलर एग्जांपल इज दैट ऑफ द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन वुमेन एंड चिल्ड्रंस विच प्रोहिबिटेड ट्रैफिकिंग इन वुमेन एंड चिल्ड्रंस। और जो दूसरा मूवमेंट आपका चलाया गया है वो किस रिगार्डिंग चलाया गया है, ये इंटरनेशनल कन्वेंशन की गई थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को और चिल्ड्रंस को, बच्चे और महिलाओं की अवैध रूप से देह व्यापार के लिए ट्रैफिकिंग की जा रही थी। एक रिवॉल्यूशन इसको लेकर चलाया गया था। तो यहाँ पर ये सारी जो जितने भी मूवमेंट्स चल रहे थे या आपके जितने भी एनलाइटमेंट थिंकर्स कार्य कर रहे थे, वो सब क्या कर रहे थे, जो आपके ट्रेडिशनल ह्यूमन राइट्स की कंसेप्ट थे उसमें थोड़ा थोड़ा अमेंडमेंट कर रहे थे। और अमेंडमेंट करके उन्होंने क्या लेट डाउन किया है, These development laid the groundwork for the modern concept of human rights। और इन्होंने जो मानव अधिकार की नई अवधारणा थी उसके फ्रेमवर्क को या उसकी आउटलाइन को तैयार किया था। क्लियर। नेक्स्ट आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, नेक्स्ट हेडिंग इज
ह्यूमन राइट्स बिफोर द यूनाइटेड नेशंस, कि मानव अधिकार यूनाइटेड नेशन की स्थापना से पहले किस प्रकार के थे। बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएन द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स हैड बीन इवॉल्विंग ओवर सेंचुरीज थ्रू वेरियस कल्चर, रिलीजियस, फिलोसफिकल एंड लीगल ट्रेडिशन। हमें यहाँ ध्यान देना है, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, जो हमारी ट्रेडिशनल कंसेप्ट है वो हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटीज में ही इनहेरेंट करती है या निहित है। द टर्म ह्यूमन राइट वाज मेंशन्ड इन द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1776 में, और मॉडर्न कंसेप्ट के लिए जो ह्यूमन राइट का कंसेप्ट डाला गया है वो आपका 1776 के DOI में डाला गया है। फिर इसके बाद में बिल ऑफ राइट्स इंपोर्टेड किया गया था, बिल ऑफ राइट्स में इसको डाला गया है। लेटर अ डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट एंड ड्यूटीज वाज प्रिपेयर्ड, और इसके बाद में एक घोषणा की गई थी जो केवल और केवल ह्यूमन राइट की ही बात नहीं करती थी, अधिकार की ही बात नहीं करती थी, बल्कि यह कर रही है आपकी, ये आपकी बात कर रही है। यहाँ पर आप देखेंगे ड्यूटीज, ये आपकी यहाँ पर ड्यूटीज को भी इसने इंक्लूड किया है। लेटर एंड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज वाज प्रिपेयर्ड, अर्थात अभी तक हम केवल मानव अधिकार की बात कर रहे थे, अब हमने मानव अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों की भी बात की है। वाज प्रिपेयर्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, न्यूयॉर्क USA in 1929 इन द इंटर अमेरिकन कॉन्फ्रेंस अ रिजोल्यूशन वाज पास, और इसीलिए क्या हुआ कि एक इंटर अमेरिकन कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया सीकिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल फोरम फॉर द फर्दरेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ मैनकाइंड। तो जो हमारे ट्रेडिशनल ह्यूमन राइट थे उनको मॉडर्न कंसेप्ट के अनुसार बढ़ावा देने के लिए एक ऐसे फोरम की आवश्यकता महसूस की गई, एक ऐसी संस्था के इंस्टीट्यूशन की आवश्यकता महसूस की गई जिनके आधार पर आधुनिक तरीके से मानव अधिकारों को लागू किया जा सकता है। एज पॉइंटेड आउट बाय ब्रैडली अंडर कस्टमरी लॉ, क्यों? क्योंकि जो हमारा कस्टमरी लॉ था वो सीधे सीधे क्या कहता है, नो रूल वाज क्लियर देन स्टेट्स ट्रीटमेंट ऑफ इट्स ओन नेशनल्स। तो कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया गया था जिसके द्वारा कोई अंतर्राष्ट्रीय देश किसी दूसरे देश में हस्तक्षेप कर सकता था, क्योंकि अगर वो हस्तक्षेप करता तब युद्ध की संभावना थी या युद्ध होता था। इसीलिए जो नेशनल्स होते थे वे प्योरली क्या होते थे, दे आर द मैटर एक्सक्लूसिवली विद इन द डोमेस्टिक जुरिस्प्रूडेंस ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ दैट स्टेट, और वे एक जुरिस्डिक्शन में आते थे, वे पूरी तरीके से घरेलू मसला होते थे। एंड इट इज नॉट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय इंटरनेशनल लॉ, और अंतर्राष्ट्रीय कानून इसको किसी भी प्रकार से नियंत्रित नहीं कर सकता था या इसके विरुद्ध एक्शन नहीं ले सकता था, और इसीलिए ही यूनाइटेड नेशन की आवश्यकता महसूस की गई। इंटरनेशनल लॉ एज सच हैड नथिंग टू डू in the matter because the concept of sovereignty was that an individual could not be the subject of international law। तो मैंने जैसे आपसे कहा है कि जो सब्जेक्ट होते हैं वो हर एक देश का डोमेस्टिक मसला होता था, और जब डोमेस्टिक मसला होता था तो इसके पीछे कौन सा सिद्धांत था कि इंटरनेशनल लॉ में हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, और वह सिद्धांत था देन कम्स द प्रिंसिपल ऑफ सोवरेनिटी, क्योंकि आपके पास हर एक देश के पास प्रिंसिपल ऑफ सोवरेनिटी का सिद्धांत मौजूद होता है। अब इस सिद्धांत का क्या मतलब होता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सोवरेनिटी? सोवरेनिटी किसे कहते हैं? अ सोवरेन एंटिटी कैन डिसाइड एंड एडमिनिस्टर इट्स ओन लॉज। तो जो आपकी जो सोवरेनिटी होती है या संप्रभुता होती है, संप्रभुता का सिद्धांत क्या अधिकार देता है कि कोई भी देश अपनी लैंड के लिए, अपने देश के लिए जैसे चाहे वह कानून बना सकता है, और साथ ही साथ उन कानून का प्रशासन कर सकता है। एंड कैन डिटरमाइन द यूज ऑफ इट्स लैंड एंड कैन डू प्रीटी मच एज इट प्लीज, और यह जैसे चाहे अपनी जमीन का यूज कर सकता है और जिस तरीके से चाहे, फ्री ऑफ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, बाहरी प्रभाव के बिना वह उनको अच्छी तरीके से यूज कर सकता है। इन अदर वर्ड्स सोवरेनिटी इज अ पॉलिटिकल कंसेप्ट। इसीलिए सीधे सीधे क्या हो गया है, जो सोवरेनिटी होती है पॉलिटिकल कंसेप्ट है, क्योंकि अगर इंटरफेरेंस किया जाएगा तब आपके साथ में वार की संभावना हो सकती है किसी भी स्टेट के साथ में। वेयरएज इन अ मोनार्की, लेकिन मोनार्की में क्या होता है, सुप्रीम पावर रिसाइड्स इन द सोवरेन और किंग।
मोनार्की के अंदर में जो सुप्रीम पावर होती है वो किसमें डिसाइड करती है, एक किंग में डिसाइड करती है। इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, जबकि जैसे हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमारी जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में सॉवरेन पावर होती है वो किसमें रेस्ट करती है, वी द पीपल। और ये सीधे सीधे हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रीएम्बल में भी लिखा हुआ है, विद द पीपल एंड इज एक्सरसाइज थ्रू रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज सच एज कांग्रेस और पार्लियामेंट। और ये किसके द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, पार्लियामेंट के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट, our next heading is the object of human rights laws, कि मानव अधिकार का उद्देश्य क्या है। सीधे सीधे इसमें अभी तक हमने पढ़ने से जान ही लिया है। द ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स लॉ इज मल्टीफेसिड एंड इनकम्पास वेरियस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एम्स एट प्रमोटिंग प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। तो हमारा जो पहला ऑब्जेक्ट निकल कर आता है वो क्या निकल कर आता है, ये आपका निकल कर आता है एट प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम। तो हमारे जो एम निकल कर आते हैं वो क्या आता है कि मानव के जो मूलभूत अधिकार है और जो स्वतंत्रता है उसको हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, और प्रोटेक्ट करने के साथ साथ प्रमोट भी करना है। It is to be noted that very object of human rights law is to ensure that individuals are protected from the excess of state and the government। और साथ ही साथ यह जो आपका इसका ह्यूमन राइट्स का उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य यह होता है कि वह अपने नेटिव्स को, अपने जो इसके पर्सन्स हैं, इन पर्सन्स को, इंडिविजुअल्स को किससे प्रोटेक्ट करेगी, एक्सेस ऑफ स्टेट, कि राज्य की जो क्षमताएं हैं, राज्य को जितनी शक्तियां मिली हुई हैं, वह उनका अधिकता में अपने नागरिकों पर, अपने इंडिविजुअल्स पर यूज ना करें, और साथ ही साथ सरकार को इन कार्य करने से, एक्सेस पावर को यूज करने से रोकती है। ह्यूमन राइट्स लॉ ओब्लाइज अ स्टेट टू रेफ्रेन फ्रॉम कॉजिंग हार्म टू इट्स ओन नेशनल्स, क्योंकि एक्सेस पावर क्या करती है, किसी भी देश के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको हार्म करती है या उनको नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू नो अबाउट ह्यूमन राइट्स एंड डोमेस्टिक jurisdiction। अब आपका आता है जो ये कंसेप्ट निकल कर आती है, व्हाट डू यू नो अबाउट द ह्यूमन राइट्स एंड डोमेस्टिक jurisdiction, कि आप मानव अधिकार से क्या समझते हैं, और साथ ही साथ इसकी घरेलू क्षेत्राधिकार से क्या समझते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, पॉइंट टू बी नोटेड दैट ह्यूमन राइट्स एंड डोमेस्टिक jurisdiction there are two concepts। तो यहाँ पर आपकी कितनी कंसेप्ट निकल कर आती है, कितनी अवधारणाएं हैं, दो अवधारणाएं हैं। फर्स्ट कंसेप्ट इज ह्यूमन राइट एंड सेकंड कंसेप्ट इज डोमेस्टिक jurisdiction, and both concept open in tension with international law and politics। और ये जो दोनों कंसेप्ट होती हैं, हमने जब से ये सृष्टि चल रही है, इसकी शुरुआत हुई है, हमने यह देखा है कि इन दोनों ही कंसेप्ट में निरंतर रूप से क्या बनी रहती है, इंटरनेशनल लॉ और पॉलिटिक्स में लेकर एक विवाद उत्पन्न हुआ रहता है, या कहीं ना कहीं किसी पूरे संसार में किसी देश के बीच में एक टेंशन चलती रहती है। तो इसको क्या कहते हैं, वन ऑफ द प्रॉब्लम दैट अराइज। तो ये जो प्रॉब्लम, ये जो समस्या आ रही है, किन चीज़ों को लेकर आ रही है। फर्स्ट the reason behind it is the implementation of human rights। तो पहला मुद्दा क्या बन जाता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, क्योंकि मानव अधिकार का क्रियान्वयन किया जाना है, और जब मानव अधिकार के क्रियान्वयन की कोशिश की जाती है तो इसके लिए क्या हो जाता है, देन द क्वेश्चन ऑफ डोमेस्टिक jurisdiction अराइज। और इसकी वजह से फिर क्या होता है, घरेलू अधिकार की बात आ जाती है कि आप हमारे देश में मानव अधिकार लागू नहीं कर सकते, हमारे देश के व्यक्ति ऐसे नहीं है। तो इसीलिए ये कहा गया है जो ह्यूमन राइट्स है, ये जो दोनों कंसेप्ट है आपकी, ह्यूमन राइट्स और डोमेस्टिक jurisdiction। ह्यूमन राइट्स रेफर टू द फंडामेंटल राइट एंड फ्रीडम्स ऑल इंडिविजुअल्स, ये सबको रेफर करती है। अब चूंकि लोगों ने इस बात को लेकर, दोनों कंसेप्ट को लेकर बार बार
एक विवाद उत्पन्न किया है और विवाद उत्पन्न होने की वजह से इसका समाधान निकालने की कोशिश की गई और ये समाधान हमने देख लिया था कि एक इंटरनेशनल फोरम तैयार किया गया और इंटरनेशनल फोरम के लिए यूएन यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई 1945 में। दीज राइट्स आर टिपिकली इंश्योर्ड इन इंटरनेशनल ट्रीटीज। इसीलिए ये जो मानव अधिकार थे, मानव अधिकार को किस में जगह दी गई, किस में स्पेस दिया गया? These rights are typically enshrined in international treaties such as the establishment of UN, inclusion of provision concerning human rights, implementation of universal declaration by regional conventions। regional convention के अंतर्गत आपकी आ जाती है, रीजनल कन्वेंशन के अंतर्गत आपकी आती है ये यूरोपियन कन्वेंशन, अमेरिकन कन्वेंशन एंड अफ्रीकन कन्वेंशन। नेक्स्ट आपकी डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन। ऑन द अदर हैंड, जब हम दूसरी जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन की, ऑन द अदर हैंड इट रेफर्स द प्रिंसिपल दैट ईच सोवरेन स्टेट हैज़ द राइट टू गवर्न इट्स ओन टेरिटरी। यहाँ पर आपका सीधे सीधे जो अभी हमने प्रिंसिपल पढ़ा था, यहाँ पर उसका प्रश्न आ जाता है। What do you know about the human rights and domestic jurisdiction? तो आगे इसमें बताया गया है इस समस्या को हम किस तरीके से हैंडल करेंगे। फर्दर, इफ अ सिटीजन ऑफ अ मेंबर स्टेट ऑफ यूएन फील्स, अगर ऐसा महसूस होता है किसी भी व्यक्ति को कि इन दोनों जुरिस्डिक्शन को दोनों चीज़ों को लेकर कोई भी लड़ाई उत्पन्न हो रही है, तो जो विक्टिम होता है या जो सिटीजन होता है वो सिटीजन ऑफ अ मेंबर स्टेट ऑफ द यूएन फील्स विक्टिम of violation of human rights, then he or she can send a petition even against his or her own state to the UN Commission। तो वो क्या कर सकता था कि अपनी याचिका को यूएन कमीशन को भेज सकता था। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि यूएन कमीशन अब खत्म हो चुका है, अब आपकी यूएन काउंसिल आ चुकी है थ्रू द सेक्रेटरी जनरल एटसेट्रा। इन समरी देयर आर वेरियस मैकेनिज्म, इसलिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन को लेकर देयर आर वेरियस मैकेनिज्म फॉर एड्रेसिंग ह्यूमन राइट्स वायलेशन दैट रेस्पेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन। तो इस प्रकार से काफ़ी मैकेनिज्म बनाए गए हैं जिसके थ्रू कोई भी पार्टी जो विक्टिम है या कोई भी पर्सन है जिसके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है वह अपना कंप्लेंट कर सकता है। नेक्स्ट इज डिफरेंट नेम्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। मानव अधिकार को किन किन नामों से जाना जाता है, क्योंकि हम केवल अभी किसको जान रहे हैं, ह्यूमन राइट्स को, लेकिन ह्यूमन राइट्स को और भी काफ़ी नाम है जिन नामों से जाना जाता है, जैसे कि नेचुरल राइट्स, इनएलिनेबल राइट्स, यूनिवर्सल राइट्स, बेसिक राइट्स, फंडामेंटल फ्रीडम, गॉड गिवन राइट्स एटसेट्रा। और ये जो नाम होते हैं दीज डिफरेंट नेम्स एंड टर्म्स। So our next heading is different names of human rights. Human rights often referred by different names, and these different names and terms reflect the diverse philosophy or legal, cultural, religion perspective on human rights, just like such as natural rights, inalienable rights, universal rights, basic rights, fundamental freedom, God given rights, etc.